स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपको अलग अलग मंत्रालयों में जब आपने काम किया तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? मुझे जहाँ बहुत ही आनंद आया वो था उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में। हिंदुस्तान जो है वो दाल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है और बावजूद उसके हमारे यहाँ दाल की कमी रहती है और दाल का समय के अनुसार एग्रीकल्चरल साइकिल के अनुसार दाम बढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं और उनका एक पॉलिटिकल कलर भी आ जाता है कभी कभी। पहले गेहूँ चावल की खरीद होती थी, दाल की उतनी खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं हो पाती थी। सो दिस होल प्रोसेस वाज थॉट थ्रू एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड देन टेकन टू कैबिनेट। आपने ये निर्णय कैसे लिया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन करने का? उस वक्त बहुत सारे हमारे सीनियर्स और हमारे कोलीग्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्ज़ाम में बैठते थे। तो जब ये देखा कि कई सहपाठी और साथी दे रहे हैं इम्तहान, तो साथ में इम्तहान दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो ये महसूस किया गया कि एक विद इन द गवर्नमेंट, एक इन हाउस गवर्नमेंट डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस किस कैटेगरी में आती है? इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इज़ अ ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो लगभग 10 डिपार्टमेंट्स में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी काम करते थे। छोटा काडर, जैसे मैंने कहा, हाल में बनाया, 1967 ऑनवर्ड्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है और आज की तारीख में लगभग 72-73 मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स काम करते हैं। चूंकि आप दिल्ली में रहीं, आपके टाइम पे क्या स्थिति थी? एनवायरमेंटल पोल्यूशन या सोशल पोल्यूशन? अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, बहुत ट्रैफिक बढ़ गई है, बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, बट दीज आर चैलेंजेस, दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है और ये मेरे ख्याल मेक इन इंडिया का उद्देश्य भी था। पूरे मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करे। नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया वर्क लाइफ बैलेंस का, तो आप एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या राय है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में? आपने भी इतने सारे पॉडकास्ट किए होंगे, शायद ही किसी पुरुष से ये सवाल किया होगा। आमतौर पे ये सिर्फ महिलाओं का दारोमदार हो जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। बातचीत के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमती संगीता वर्मा। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 1981 बैच की अफसर है। इनका लंबा करियर रहा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में और ना केवल ये इकोनॉमिक सर्विस में रही हैं, रिटायरमेंट के बाद ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी थी। तो आज इनसे कुछ हम जानकारियां प्राप्त करेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, बचपन कैसा रहा, कहाँ रही, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में इन्होंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में होता क्या है। तो कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, बड़ी अच्छी सर्विस है, महत्वपूर्ण सर्विस है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में क्या होता है और उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों को जानकारी होगी, पहले एक MRTP एक्ट होता था, उसकी जगह फिर ये संस्था बनाई गई और इस संस्था का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक महिला होने के नाते एक अफसर के रूप में क्या उनको कुछ समस्याएं आई, उन्होंने समस्याओं का कैसे समाधान किया, कैसे उसको फेस किया। तो आपका स्वागत है संगीता। शुक्रिया। वेलकम टू दिस शो। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये निर्णय कैसे लिया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन करने का? आपके पिता भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, कोई और सर्विस आपके दिमाग में नहीं आई? इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आपने कैसे चयनित की? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि शुरुआत वाकई ऐसे हुई कि मेरे पिता सिविल इंजीनियर थे और मैंने ये सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, क्योंकि पिताजी का उदाहरण देखते हुए। लेकिन उस वक्त अर्थशास्त्र का बोलबाला था और एक स्कूलिंग करने के बाद ये हुआ कि आप अर्थशास्त्र का कोर्स देखिए, ज्वाइन करिए। वो देखा, समझ में आया, ज्वाइन किया। तो फिर LSR से, लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र किया और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर किया, MA किया अर्थशास्त्र में। जब ये MA ज्वाइन किया तो उस वक्त बहुत सारे हमारे सीनियर्स और हमारे कोलीग्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्ज़ाम में बैठते थे और इम्तहान देते थे। एक UPSC का एग्ज़ाम है, सर्विस के बारे में वही बताऊंगी। तो जब ये देखा कि कई सहपाठी और साथी दे रहे हैं इम्तहान, तो साथ में इम्तहान दिया और इम्तहान में क्वालिफाई कर गया। दरअसल मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में बता दूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसी की कि ये महत्वपूर्ण सेवा है और लोग कम जानते हैं इसके बारे में। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये महसूस किया गया कि एक विद इन द गवर्नमेंट, एक इन हाउस गवर्नमेंट डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है और देश को आगे बढ़ना है। तब ये लगभग 1960 में एक डेडिकेटेड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बनाई गई और शुरुआत में इसमें जो लोग काम कर रहे थे अर्थव्यवस्था के कई मुद्दों पर, उनको लैटरली इंडक्ट कर लिया गया था। फिर 1967 से इसका UPSC के माध्यम से, अखिल भारतीय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगा।
क्योंकि ये एक एक्सपर्ट बॉडीज़ के रूप में बनी थी, एक्सपर्ट अर्थशास्त्री जो कि सरकार के आर्थिक निर्णयों को पॉलिसी इनपुट्स देंगे। तो चूँकि ये एक एक्सपर्ट ग्रुप के रूप में बना था, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो अन्य सर्विसेज़ से भिन्न है और ये एमए है। पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम अच्छा। क्वालिफ़िकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ामिनेशन ऑफ द यूपीएससी। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई, ये सब दर्शक इसको नोट कर लें। सामान्य रूप से यूपीएससी की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें ग्रेजुएशन सफिशिएंट बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये एक ऐसी अलग सर्विस है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। हाँ, because the requirement is to be of an expert nature and to advise in policy formulation, policy implementation. उसके अलावा ये सर्विस जो है वो एक इंटरमिनिस्टीरियल रूप रखती है, इंटर रूप रखती है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो लगभग 10 डिपार्टमेंट्स में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के 10 मंत्रालयों और डिपार्टमेंट में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी काम करते थे। छोटा काडर जैसे मैंने कहा हाल में बना है, 1967 ऑनवर्ड्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है और आज की तारीख में लगभग 72-73 मंत्रालयों में विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स काम करते हैं। जहाँ कहीं भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, सब आर्थिक निर्णय जो है वो बाज़ार को ध्यान में रख के, समाज को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। तो जितने मंत्रालय हैं, जितने चाहे वो सामाजिक मंत्रालय हो, सोशल सेक्टर हो, सबका एक आर्थिक इम्प्लीकेशन होता है, सब डिसीजंस का एक आर्थिक इम्प्लीकेशन होता है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स का ये काम होता है कि वो आर्थिक रूप से विश्लेषण करें सरकार की नीतियों का, एडवाइस करें उनको इम्प्रूव करने के लिए। जो उन नीतियों के तहत जो कार्यक्रम बनते हैं, उन कार्यक्रमों का आर्थिक विश्लेषण करें और उनका आर्थिक एडमिनिस्ट्रेशन करें। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ आपको तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे अधिकारी जो हैं वो कई राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भी जाते हैं, नियामक आयोगों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। नियामक आयोग के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताऊँगी। मैं अपना अगर आपको उदाहरण दूँ तो मैंने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में काम किया, केंद्र सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम किया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम किया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम किया, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में काम किया। तो इस प्रकार से भिन्न-भिन्न सेक्टर्स में काम करने का और एक उनके बारे में इन डेप्थ जानने का, उनकी नीतियों के बारे में इन डेप्थ जानने का एक मौका मिलता है, जिसको कि फिर देश के नीति निर्माण में योगदान दे पाते हैं भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी और बहुत अच्छे से इस विषय पर काम हो रहा है। नहीं, आपने बहुत सही बताया कि इसकी भूमिका क्या होती है और इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में जब काम करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी, तो वहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनपुट देते हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी या किसी भी निर्णय में कि किसी भी विषय पर जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है वो उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपका कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें जानना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने कुछ मंत्रालयों में काम किया, आपको अलग अलग मंत्रालयों में जब आपने काम किया तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? क्या सामान्य रूप का अनुभव था या आपने ऐसा पाया कि कुछ मंत्रालयों में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था इकोनॉमिक एडवाइस का, कुछ मंत्रालयों में उतना फ़र्क नहीं पड़ता था? कोई उसमें भिन्नता आपको मिली अनुभव में अपने? हाँ, अच्छा सवाल है आपका ये। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर निर्णय का एक आर्थिक पहलू होता है, तो हम लोग हर मंत्रालय में अपना योगदान दे सके और देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ बहुत ही आनंद आया और जहाँ मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, वो था उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में मैं एक उदाहरण देना भी चाहूँगी जिसमें कि हम लोगों ने नीतिगत निर्णय लिवाया। दालों के दाम, हम लोग हिंदुस्तान जो है वो दाल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और बावजूद उसके हमारे यहाँ दाल की कमी रहती है और दाल का समय के अनुसार एग्रीकल्चरल साइकिल के अनुसार दाम बढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं और उनका एक पॉलिटिकल कलर भी आ जाता है कभी-कभी। तो दालों के दाम को एक तरीके से समतल करने के लिए जब मैं उसमें थी उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में, तो हम लोगों ने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, सब चीज़ों को देखते हुए, सब दालों का स्टडी करते हुए, दालें जो हैं वो अलग अलग एक सिस्टम है। अरहर की दाल का अलग है कि उसकी पैदावार अलग होती है, क्षेत्र अलग होता है, तो ये बड़े गहराई में जा करके और उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिमांड सब मांग पूर्ति का खेल है। आर्थिक सलाह और आर्थिक विश्लेषण जो है वो मांग पूर्ति का विश्लेषण है, तो सबकी डिमांड अलग होती है, सबकी सप्लाई सिचुएशन अलग है। तो अलग अलग दालों का विश्लेषण करके, अलग अलग दालों का स्टडी करके एक सुझाव दिया गया, एडवाइस दी गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस विश्लेषण दैट देयर शुड बी अ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड व्हिच वी कैन क्रिएट, और जिसके आधार पे उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिर ये दाल की खरीद की जा सकती है जब दाल की पैदावार होती है, और तब वो दाल की खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे की जा सकती है, जिससे कि
किसान को भी वो सपोर्ट मिले। अदरवाइज़ पहले गेहूँ चावल की खरीद होती थी, दाल की उतनी खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं हो पाती थी। और उसके बाद उसका भंडारण हो, उसका मिलिंग हो, ये सब चीज़ें इनके इकोनॉमिक पहलू देखे गए, इनकी कॉस्ट देखी गई एंड देन वो सही समय पे थ्रू द करेक्ट एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो। So this whole process was thought through and conceptualized and then taken to cabinet and एक नीतिगत निर्णय हुआ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एस्टैब्लिश हुआ और वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बदस्तूर बड़े अच्छे से चल रहा है। उसमें बाद को प्याज भी जोड़ा गया इन दी एज पार्ट ऑफ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। सो नहीं देयर आर आप दीज सक्सेसेस। जी हाँ, जो आप बता रही हैं जैसे दाल के संबंध में जो कार्रवाई की गई, पहले सामान्य रूप से गेहूं चावल की ही बात की जाती थी, इवन प्रोक्योरमेंट के दृष्टिकोण से, और बाद में गवर्नमेंट ने ये भी निर्णय लिया कि दाल का भी प्रोक्योरमेंट शुरू किया जाए, जिसके फलस्वरूप शायद काश्तकारों को भी प्रेरित कर सके कि वो चावल और गेहूं के अतिरिक्त दाल भी उगाएं, और एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन था। और जैसा आप बता रही हैं जिस समय आप रही होंगी उस समय इस प्रकार का विशेष निर्णय लिया गया, और जिससे न केवल काश्तकार प्रेरित हुए, एक स्टेबलाइजेशन भी आया प्राइसेस में। सो जैसा आप सब लोग समझ रहे होंगे कि इकोनॉमिक सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन सब में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट देने के लिए, क्योंकि किसी भी निर्णय का आर्थिक उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो शायद एक्सपर्ट ही बता सकता है, वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी बता देते हैं। ये आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में बताया। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कई प्रकार की सर्विस होती हैं, ग्रुप ए सर्विस होती है, ग्रुप बी सर्विस होती है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस किस कैटेगरी में आती है? हाँ, अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके सब श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इज़ अ ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस से तात्पर्य है कि हमारा अधिकांश काम जो है वो केंद्र सरकार में ही होता है, अधिकांश कार्य पोस्ट केंद्र सरकार में। उसके अलावा प्रतिनियुक्ति पे हम अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाते हैं, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की माँग की है और ये वहाँ गए हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस। तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे कि जब आपने अपना बचपन कहाँ पर गुजारा, और बचपन के टाइम पे जैसा आपने पूर्व में चर्चा की कि आपके पिता भी सरकारी सेवा में थे, रेलवे में थे, तो चूंकि आप दिल्ली में रहीं, अब दिल्ली काफ़ी परिवर्तन, आजकल तो बड़ा इसमें पोल्यूशन वगैरह हो गया, आपके टाइम पे क्या स्थिति थी? एनवायरमेंटल पोल्यूशन या सोशल पोल्यूशन, अदरवाइज जो आजकल हम लोग खबरें सुनते हैं, आपके टाइम पे कैसा माहौल था दिल्ली का? उस पे दिल्ली के माहौल पे चर्चा करें। देखिए, बचपन किसी का भी बड़ा सुखद होता है, बड़ी अच्छी-अच्छी यादें हैं। तो चाहे वो ख़राब रहा हो, चाहे वो माहौल, चाहे वो एनवायरनमेंट ख़राब रहा हो, लेकिन मेरी जो यादें हैं वो बड़ी सुखद हैं और मुझे बहुत अच्छी यादें हैं अपने स्कूल के, अपने बचपन की यादों दिल्ली में। दिल्ली यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल सिटी। अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, बहुत ट्रैफ़िक बढ़ गई है, बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है। बट दीज़ आर चैलेंजेस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। It has to be met, it has to be challenged, and somebody has to find, we have to sit together and find solutions ओके, for this. चूंकि आप ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सामान्य आर्थिक इशू पर आपसे जानकारी, क्योंकि आप इकोनॉमिक सर्विस में रही हैं, आपके विचार से इस समय वर्तमान में देश की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं आर्थिक दृष्टिकोण से? देश की प्रमुख समस्याएं, देखिए, देश जो है हमारा इस समय बहुत अच्छे प्रगतिशील कर्व पर है। In terms of growth, in terms of GDP, we are the 5th largest nation in the country. We are moving rapidly. We are the fastest growing large economy in the world, and we are moving rapidly to become the 3rd largest GDP country. But the issue does remain कि इस growth को हमें वितरित भी करना है in an equitable manner, and therefore हमारा per capita income लगभग 2,500 US dollars per capita है per annum. तो डेफिनेटली हमें उस पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रयास करने हैं और इस ग्रोथ को बेहतर रूप से वितरित करने के भी पूरे प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। उसको वितरित करने के तरीके हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं बने। तो सरकार ने अब स्किलिंग पे बहुत महत्व देना शुरू किया है। तो स्किल और रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, अगेन इट बिकम्स एन इकोनॉमिक इशू। द डिमांड इन द मार्केट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट को मैच किया जाए सो दैट स्किलिंग इज डन अकॉर्डिंगली। और उस दृष्टिकोण से स्किलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ जो और हम लोगों के ध्यान में और संज्ञान में चीज़ें रहने की आवश्यकता है वो है कि हमें अपने उद्योग बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है सरकार का, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग को हमें इंडस्ट्री 4.0 तक ले जाना है। तो एनकरेज करना होगा, बिकॉज़ जितना आप अपने उत्पादन में, प्रोडक्शन में हायर वैल्यू चेन में हायर जाते हैं, उतना आपका रिटर्न बढ़ता है।
और उतना आपके एक्सक्लूसिव मार्केट्स भी दुनिया में बनते हैं। आप अगर लोअर डाउन द वैल्यू चेन है तो बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो हायर अप द वैल्यू चेन, तो वी हैव टू मेक एन एफर्ट इन द कंट्री to be able to move up the value chain and allow industry to move into 4.0, which means AI, which means robotics, which means specializations. So these I think are some things. इसमें सिर्फ एक बिंदु सामने आता है, ये सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है कि ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है, और ये मेरे ख्याल मेक इन इंडिया का उद्देश्य भी था कि जीडीपी का कम से कम 24 से 25% जो अंश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में इस संबंध में बड़े प्रयास भी हुए हैं, लेकिन उन प्रयासों के फलस्वरूप अभी भी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 13-14% के आसपास है। तो आपकी कुछ इसमें राय है कि इस मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या आप इससे सहमत होंगी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। इस संबंध में आपके विचार से इस पे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए इन सेक्टर्स पर? 100% इन सेक्टर्स पे, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पे सरकार का ध्यान भी है और उसको एनकरेज भी किया जा रहा है। अच्छा, पूरे मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करे। सो देयर इज़ नो डाउट दैट कुछ सेक्टर्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको प्रॉपर सुविधाएं देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, किए जा रहे हैं। एक विषय आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया वर्क लाइफ बैलेंस का, तो आप एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या राय है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में? दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट अनिल। ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक विषय है, क्योंकि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आमतौर पे आपने भी इतने सारे पॉडकास्ट किए होंगे, शायद ही किसी पुरुष से ये सवाल किया होगा। आमतौर पे ये सिर्फ महिलाओं का दारोमदार हो जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, ऐसा नहीं है। अभी जो चर्चाएं हो रही हैं आजकल, जो एक अवेयरनेस जनरेट हुई है, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, ना बाल बच्चे हों, घर में बुजुर्ग हों, ना हो, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आमतौर पे सरकारी नौकरी में हम लोग 24 आवर सर्वेंट्स होते हैं। 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अ 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट, वी आर ऑन कॉल एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। एंड लेकिन फिर भी एक चलन था कि जब दफ्तर से निकले, चाहे वो 7 बजे निकले, चाहे 8:30 बजे निकले, चाहे 9:30 बजे निकले, उसके बाद कुछ ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाते थे और आप अपने घर परिवार की तरफ उन्मुख हो सकते थे, अपने पर्सनल चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकते थे। पैंडेमिक के साथ उस चीज़ का कंप्लीट विशेषण हो गया। जब कोविड आया तो बहुत सारा हम लोग डिजिटल, अभी हम लोगों ने डिजिटल की बात ही की, कॉम्पिटिशन कमीशन को भी डिजिटल पे बड़ा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत फ़र्क था। जब डिजिटल पे हम लोग मूव कर गए तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि यू आर कंटिन्यूसली अवेलेबल ऑन फोन, ऑन ईमेल, ऑन ऐप, एटसेट्रा, एंड दैट हैज़ रियली डिस्टर्ब्ड। What is important is that a work-life balance should be maintained by all. Now, how do you do it? It is something which अक्सर लोग पूछते हैं और मुझसे भी पूछते हैं कि क्या है। तो कि हम लोग जब नौकरी करते हैं, सिविल सर्वेंट जब नौकरी करते हैं, तो हम लोगों को सिखाया जाता है, बताते हैं, हमारे सीनियर्स बताते हैं, मेंटर्स बताते हैं कि आप डेलीगेट करिए, डेलीगेट योर वर्क, प्रायोरिटाइज योर वर्क। दैट अप्लाइज इक्वली टू योर पर्सनल लाइफ। करेक्ट। You have to, within the home, and now I'm speaking as a woman, within the home, delegate to others in your ecosystem. आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में स्पाउस है, आपके घर में हेल्प है, आपके दफ्तर में भी हेल्प है। तो आप जहाँ तक हो सके इनसे जो जिसका जिसके लायक जो काम है उनसे कराइए। इसमें कोई भी नंबर नहीं है या बहुत बड़ा वो नहीं है कि मैं सब कुछ खुद करती हूँ या सब कुछ खुद कर ले जाता हूँ और किसी से मदद नहीं लेता हूँ। एक हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, वी हैव टू लर्न टू टेक द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। द सेकंड इज़ प्रायोरिटाइज। अगर घर में अगर मेरे बुजुर्ग हैं और उनको अस्पताल जाना है तो वो प्रायोरिटी का, बट हाँ, अस्पताल जाने में भी अस्पताल जाना है ना, अस्पताल जाना है, उसमें भी ये देखना है कि कितना आवश्यक है। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी है तो वो उस वक्त प्रायोरिटी है। चीज़ें और हटाने का आपको एक ट्रेनिंग अपने आप को देनी पड़ेगी। बच्चे की कोई उस वक्त ज़रूरत है रिगार्डिंग उसका इम्तहान है, उसका टेस्ट है, तो वो अगर प्रायोरिटी है तो वो प्रायोरिटी है। दीज प्रायोरिटीज वी विल हैव टू लर्न टू। हमें दफ्तर में भी सिखाया जाता है कि अब एक किसी भी सरकारी सिविल सर्वेंट के पास एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 1000 चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, 100 मुद्दे होते हैं, इकट्ठे डील करने के लिए टाइम बाउंड होते हैं सारे के सारे।
फिर भी हम लोग अपने को मेंटली ट्रेन करते हैं और उनमें प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने घर के कामों पर भी ये प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी और अपने इकोसिस्टम को भी समझाना पड़ेगा दैट देयर इज़ ए वर्क एंड देयर इज़ ए होम। एंड ऑन दैट काउंट आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स to maintain that work-life balance, which is very, very Absolutely. important. It has really come to head ever since Anna Sebastian's death, and I hope we don't see anything of that sort again. राइट। अच्छा, अब हम आते हैं जो आपने अपने सेवा के बाद जहां आप रही, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं है क्या करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसकी भूमिका क्या है, क्या करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। Competition Commission of India बाजार में प्रतिस्पर्धा को, बाजार के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा को एनकरेज करता है। वो अगर प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए कोई भी एक्शंस लेते हैं, कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, कोई ऐसी प्रथाएं अपनाते हैं, कोई ऐसा आचरण अपनाते हैं, तो उसको रोकने का काम करता है। अगर कोई बहुत बड़ी हो गई कंपनी अपने अपने बाजार में और उस बहुत बड़ी होने के बाद उसने ये प्रयास किया कि दूसरे लोग घुस ना सकें या दूसरों को अनफेयर टर्म्स निर्धारित कर दिए, दूसरों के साथ सब सारे लोगों के साथ बराबरी से उसने रिश्ता नहीं रखा अपना कमर्शियल, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभुत्व। और प्रभुत्व का गलत या दुरुपयोग, तो प्रभुत्व का दुरुपयोग, कंपनीज के प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकने का भी काम करता कोई उदाहरण दे सकती है। हैं हाँ, मैं आप? अभी देती हूँ आपको। मैं जस्ट थॉट कि मैं पहले आपको ज़रा सा एक जनरलाइज बता दूँ। तो कंपटीशन कमीशन, अब उदाहरण से पहले आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन कमीशन आई कैसे। पहले हमारे यहाँ थी एक मोनोपोलीज, आपने कहा ही था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, जिसका कि उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर वो बनी हुई थी। उस समय की एक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के बनी हुई थी और उसका मेजर काम ये था कि मोनोपोलीज को रोके, किसी चीज़ को बड़ा होने से रोके और मोनोपोलीज को रोके और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोके। उसके पास बहुत ज़्यादा प्रवर्तन के पावर्स भी नहीं थे, पेनलाइजिंग पावर्स नहीं थे और कोई भी परामर्श, एडवोकेसी, एक इकोकल्चर इकोसिस्टम डेवलप करने के का मैंडेट नहीं था। फिर आया आपका उदारीकरण का दौर आया और 1991 के रिफॉर्म्स आए और उस रिफॉर्म्स में मार्केट फोर्सेस वर अलाउड फ्री प्ले, मार्केट फोर्सेस वर अलाउड फ्री प्ले एंड गवर्नमेंट ओवर टाइम जो है वो सिर्फ उन चीज़ों में सीमित रह गई जो उसको ज़रूरी थे करने। बाकी बाजार में मार्केट प्लेयर्स वर अलाउड टू play their own game. So they have many market players emerged. When these many market players emerge, गवर्नमेंट का काम ये रहेगा कि अब हम ये देखें कि दे प्ले विद इन द रूल्स। तो ये नियामक आयोग, कई नियामक आयोग सेटअप हुए, कई सेक्टोरल नियामक आयोग सेटअप हुए, टेलीकॉम, विद्युत, इंश्योरेंस, कई ब्रॉड मार्केट नियामक आयोग सेटअप हुए। सेबी, आरबीआई पहले से था फाइनेंशियल सेक्टर में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हाल में बना है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका काम ये था कि ये देखें कि प्लेयर्स प्ले विद इन द रूल्स। सो नाउ एमआरटीपी क्योंकि केवल एक बहुत सीमित दायरा रखता था और उदारीकरण के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण एंड प्राइवेटाइजेशन, ये जब नीतियाँ आई तो इसके बाद ये हुआ कि आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में कम्पीट करने के लिए, हमारी कंट्री को कम्पीट करने के लिए, उसके बढ़त के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि कंपनी शुड बी अलाउड टू compete freely and companies should be allowed to grow if required, only they should not abuse their bigness. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नियामक आयोग, एक समिति बैठी थी, एस राघवन साहब की हाई लेवल कमेटी थी, उसने ये राय दी और 1999 में रिपोर्ट दी कि एक मॉडर्न नियामक आयोग बनना चाहिए जिसके पास प्रवर्तन के पावर्स हों, जिसके पास नियामन के पावर्स हों, विलय के। कैसे कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हाउ डज योर इकोनॉमी ग्रो? इट ग्रोज इन लार्ज मेजर थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कंपनी इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है, कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है कि वो अपने आप में विलय करती है अन्य कंपनियों का, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट मैच करते हैं उनको, जहाँ जहाँ एफिशिएंसी बढ़ सकती है उसमें विलय करती है। सो दे शुड बी ए बॉडी जो ये देख सके कि जब अगर कोई कंपनियों में आपस में संयोजन हो रहा है, तो विलय हो रही है, अधिग्रहण हो रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि प्रतिस्पर्धा को रोक दे, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो नियामक आयोग जो है आपका, वो ये काम करता है कि ये इंश्योर करे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी बिल्कुल हाल में 18 नवंबर को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक निर्णय दिया है व्हाट्सएप
व्हाट्सएप जो मैसेजिंग सर्विस है जिसको हम लोग सब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ने 1921 में एक प्रिवेसी पॉलिसी निकाली। उस प्रिवेसी पॉलिसी के अंश ये थे कि हर उपभोक्ता को कंज्यूमर इंटरेस्ट वॉच करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हर उपभोक्ता को ये प्रिवेसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। अगर व्हाट्सएप की सुविधा इस्तेमाल करनी है, अगर वो सर्विसेज लेनी है तो यू हैव टू एक्सेप्ट द पॉलिसी। दिस वाज अ एंड देन व्हाट डिड दैट एंटेल, उसमें था क्या, उसमें ये था कि इस जो भी सूचनाएं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं डिजिटल कंपनियां हमारे आपके बारे में, उनके पास हमारे आपसे हम लोगों के पास जितना अपने बारे में जानकारी होती है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास होती है। जो भी कलेक्ट करेगी सूचना व्हाट्सएप, आप क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो, मेटा जो भी सूचना कलेक्ट करेगी वो अपनी अन्य मेटा कंपनियों के साथ शेयर करेगी। ये था उस प्रिवेसी पॉलिसी के अंश। और उस प्रिवेसी पॉलिसी के तहत ये था कि आपको अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है देन यू हैव टू से यस। सो द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये देखा कि व्हाट्सएप मेटा जो है वो व्हाट्सएप, ये इट्स कॉल्ड स्मॉल मैसेजिंग सर्विसेज, द मार्केट फॉर स्मॉल मैसेजिंग सर्विसेज थ्रू स्मार्टफोन, ये व्हाट्सएप का मार्केट था। मार्केट डिफाइन करते हैं कंपटीशन कमीशन, क्योंकि किस मार्केट में प्रतिस्पर्धा तय करनी है वो उसके दायरे तय करने होते हैं। तो ये मार्केट तय किया गया। इसमें पाया गया कि मेटा प्रभुत्व रखती है, इट इज़ द डोमिनेंट प्लेयर इन दिस, एंड बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट प्लेयर एंड इट हैज़ ब्रॉट इन दिस पॉलिसी इन विच एन ऑप्ट आउट ऑप्शन इज नॉट बीन गिवन टू द कंज्यूमर, कि हम चाहें तो हम आपकी पॉलिसी ना माने किंतु हम ये सर्विसेज यूज़ करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के पास उसी प्रकार की सर्विसेज यूज़ करने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। मोनोपोली है, वो डोमिनेंट है, हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डोमिनेंस की, और अन्य विकल्प है ही नहीं। अगर मैं जाऊँ भी, मैं अगर व्हाट्सएप से हट के मैं कहूँ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी इसको, मैं दूसरे सर्विस पे जाना चाहूँ उसी प्रकार की, तो डिजिटल मार्केट्स में एक चीज़ होती है नेटवर्क इफ़ेक्ट्स। नेटवर्क इफ़ेक्ट का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उस प्लेटफॉर्म पे, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके जितने दोस्त होंगे व्हाट्सएप पे, आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे क्योंकि आप उनसे संपर्क में हैं। आप अगर हट भी जाएंगे, आपके दोस्त अगर साथ में नहीं चलेंगे, आपके दफ्तर के कोलीग साथ में नहीं चलेंगे, आपका परिवार वाले साथ में नहीं चलेंगे, तो आपके लिए उस दूसरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आपके पास वैल्यू नहीं थी टू मूव, विकल्प नहीं था टू मूव टू अनदर प्लेटफॉर्म। सो द कॉम्पिटिशन कमीशन ने सुओ मोटो, कॉम्पिटिशन कमीशन के पास सूचनाएं भी आती हैं, वो सुओ मोटो भी ले सकता है। सुओ मोटो इस इशू को लिया कि ये एक अनफेयर इम्पोजिशन है बाय ए डोमिनेंट एंटिटी, और इस डोमिनेंट एंटिटी के अनफेयर इम्पोजिशन को पूरा एग्जामिन किया गया। कॉम्पिटिशन कमीशन सूचना आती है या सुओ मोटो केस लेता है, उसके बाद एक प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्राइमा फेसाई ऑर्डर करता है कि हाँ ये कानून का उल्लंघन कर रही है, और उस कानून के उल्लंघन के लिए फिर वो अपने यहाँ उसका एक डीजी विंग है, उसको देता है कि आप इसका वो कराइए, इन्वेस्टिगेट कराइए। डीजी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट्स देता है कमीशन को। उस कमीशन बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। उस रिपोर्ट को कमीशन जो है उन पार्टीज़ को भेजती है जिन पार्टीज़ के खिलाफ सूचना आई है या जिन पार्टीज़ के खिलाफ कमीशन ने वो प्रथम दृष्टया केस बनाया है। वो पार्टीज़ फिर उसको स्टडी करके रिएक्ट करते हैं, कमीशन उनको एक हियरिंग देता है। कमीशन जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह फंक्शन करता है इस पर्टिकुलर केस में। तो उनको हियरिंग देता है, उनकी बातें सुन के और फिर अपना निर्णय देता है। तो कमीशन ने अभी हाल में निर्णय दिया कि यस, दिस वाज एन अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, ये प्रभुत्व के दुरुपयोग का केस है और व्हाट्सएप ने अनफेयर कंडीशन इम्पोज की है। कंज्यूमर हित का ह्रास हुआ है, कंज्यूमर हित अफेक्ट हुआ है, कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो अफेक्ट हुआ है इससे, क्योंकि हमारा मैंडेट है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर वेलफेयर, एंड देयरफॉर द व्हाट्सएप और मेटा इन दिस केस वाज डायरेक्टेड कि आपने ये जो भी सूचना कलेक्ट की है वो आप अन्य कंपनीज के साथ शेयर नहीं करेंगे अगले 5 साल तक, इस ऑर्डर के 5 साल, और जब शेयर करेंगे तब ऑप्शन देंगे उन 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 उपभोक्ताओं को जिनसे आपने डेटा ले लिया है कि वो चाहें तो मना करें आपको, और नहीं तो और अगर मना करते हैं तब भी आपकी सेवाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो हाँ, तो इस प्रकार से नहीं बहुत अच्छा। हाँ, मेरा ख्याल जन साधारण को ये जानकारी, कम से कम मुझे तो ये जानकारी नहीं थी, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी जानकारी दी जो जन सामान्य को नहीं पता है, और इससे मेरे विचार से हर कोई लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई और हमारे साथ आपने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।